जो चीज आपको सच लगे उसको बेखौफ कर दे। दिक्कत क्या हो गई कि आज के जमाने में कोई सच कहना ही नहीं चाहता। इतना डर, किस बात का डर है मुझे तो नहीं समझ में आता। मुझे तो किसी मंत्री का फोन नहीं आया। बहुत सारे लोग हमारे बीच में वो खुद ही सेंसरशिप करके बैठ गए। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न जाने क्यों डरे। आप रातों रात संपादक बन जाना चाहते हैं, रातों रात बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, मंत्रियों के साथ घूमना चाहते हैं, तो फिर पत्रकारिता मत करिए, फिर कहीं और रहे। तो सबके लिए स्पेस होना चाहिए। हाँ, उस लेख में हिंसा नहीं होनी चाहिए, धर्म विषय से खिलाफ जहर नहीं होना चाहिए। बीजेपी के आदमी बुला लेता तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, आपने क्यों बुलाया? उससे नफरत करके काम नहीं चलेगा, आपको एंगेज करना। इकबाल का बड़ा पुराना शेर है, वादा ए मुखालिफ से न हो हैरान या का, ये तो उड़ती है, ये तो बहती है तुझको ऊंचा उठाने के लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि ये शेर इकबाल साहब का है, तो कहने के बाद मैं देशद्रोही या गद्दार घोषित हो जाऊंगा। क्योंकि अब तो शेरों के साथ भी कविताएं किसकी हैं, किस धर्म की हैं, कहां से हैं, उससे आपकी देशभक्ति तय होती है। आप सच कह रहे हैं, इससे आपकी देशभक्ति तय नहीं होती। आप झूठ कह रहे हैं, इससे भी आपकी देशभक्ति तय नहीं होती। आपका धर्म क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका मजहब क्या है, इससे तय होता है। रहमानी साहब को ना कहना मेरे बस में था ही नहीं, क्योंकि मैं चैनल में रहते हैं तो 700-800 लोग काम करते हैं। जब आप यूट्यूब में काम कर रहे हैं तो बहुत छोटी टीम होती है, उसको भी ऑर्गेनाइज करना और शाम के वक्त थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं एक ही बात जो हमने अपने बुजुर्गों से सीखी, जिनसे हम लोगों ने पत्रकारिता सीखी है, कि वो, मैं नहीं मानता कि पत्रकारिता कोई नेशन बिल्डिंग का काम है या लोकतंत्र को बचाने का काम है, सरकार से सवाल करने का काम है। मैंने एक ही चीज सीखी है कि जो चीज आपको सच लगे उसको बेखौफ कर दो। जब आप उस बात को कहेंगे तो आप देश को भी आजाद करा लेंगे, आप नेशन बिल्डिंग भी कर लेंगे, आप डेमोक्रेसी को भी बचा लेंगे, आप समाज को भी एक रास्ता दिखा देंगे। दिक्कत क्या हो गई कि आज के जमाने में कोई सच कहना ही नहीं चाहता। इतना डर, इतना खौफ तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। इतना डर, किस बात का डर है मुझे तो नहीं समझ में आता। 5 साल से मैं अपना YouTube चैनल चला रहा हूं, मुझे तो किसी मंत्री का फोन नहीं आया, न किसी नौकरशाह का फोन आया। ये बात जरूर पता चलती रही कि भाई हमारे खातों की जांच पड़ताल चल रही है। तो जिन लोगों ने जानकारी दी, मैंने कहा जांच पड़ताल कर लीजिए, अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो ठीक है, हम कानून के प्रति जवाबदेह होंगे। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर डरना किस बात? बहुत सारे लोग हमारे बीच में वो खुद ही सेंसरशिप करके बैठ गए, खुद ही डर के बैठ गए। सरकार उनसे कुछ कहती है या नहीं कहती है तो बात का प्रश्न है। और जब मैं IBN 7 में था, 8 साल में वहां संपादक रहा, तो एक बार सिर्फ एक मंत्री का फोन आया था मेरे पास। विभाग से अब वो इस दुनिया में नहीं है, प्रवीण दास मुंशी साहब, वो IND मिनिस्टर हुआ। हमने लालू यादव जी के खिलाफ एक स्टोरी की थी, जिस पर, क्योंकि वो गठबंधन के साथी थे, तो उन्होंने फोन करके उनको बोला था कि भाई ये देखिए हमारा, तो हमने कहा कि भाई आपका जो वर्जन है आप भेज दीजिए, हम वर्जन छाप लेंगे। बोले नहीं, आपने लालू जी का वर्जन नहीं लिया। मैंने कहा हमने उनको फोन किया था हमारे रिपोर्टर ने, अब वो वर्जन नहीं देना चाहते तो हम क्या करें? हमने उसमें स्टोरी में कह दिया कि भाई उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की। तो हम लोग, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न जाने क्यों डरेंगे, न जाने क्यों डरेंगे। ये मुझे बात समझ में नहीं आई। और कुछ इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार की तरफ से भी एक कोशिश तो है कि आप उनकी जबान बोलें, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वो जबान बोलना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते। अगर आप उनकी जबान में हाँ मिलाना चाहते हैं, अगर आप रातों रात संपादक बन जाना चाहते हैं, रातों रात बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, मंत्रियों के साथ घूमना चाहते हैं, तो फिर पत्रकारिता मत करिए, फिर कहीं और रहिए। हमारे बीच में हम सब लोगों के आदर्श थे, नवभारत टाइम्स के संपादक थे राजेंद्र माथुर साहब।
और वो अगर कभी पार्लियामेंट चले जाते तो उनको कोई नहीं पहचानता। वो किसी मंत्री से नहीं मिलते थे, किसी एमएलए से नहीं मिलते थे, किसी मिनिस्टर से नहीं मिलते थे, किसी एमपी से नहीं मिलते थे। वो यहीं पर रहते थे समाचार अपार्टमेंट के पास मयूर विहार में, 3 कमरे का फ्लैट रहा होगा, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ अखबार उन्होंने लिखा। जब तक वो संपादक थे, पहले इंदौर में थे तो नई दुनिया निकाला उन्होंने, छोटे से शहर से राष्ट्रीय स्तर का अखबार निकाला, और जब नवभारत टाइम्स के संपादक बने तो भयानक जबरदस्त तरीके का अखबार निकाला, एक बहुत ही, और वो बड़ा डेमोक्रेटिक अखबार था। हमारे बीच में दिक्कत ये पैदा हो गई कि ये आरएसएस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, ये फलाने मुसलमान का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है, हम इसको क्यों छापे? मेरा कहना, अगर आप डेमोक्रेटिक हैं तो सबके लिए स्पेस होना चाहिए। हाँ, उस लेख में हिंसा नहीं होनी चाहिए, धर्म विषय से खिलाफ जहर नहीं होना चाहिए, लेकिन हर बात हर आदमी को कहने का अधिकार तो है। जितना हमें लगता है कि कई बार क्या होता है कि मैं अपने प्रोग्राम में किसी बीजेपी के आदमी बुला लेता हूं, बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, मुझसे आपने क्यों बुलाया? मैंने कहा भाई वो एक आवाज है, उससे नफरत करके काम नहीं चलेगा, आपको एंगेज करना। और डेमोक्रेसी में आप कह ही नहीं सकते कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा। बात के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, कोई और रास्ता। अगर आप सच्चे डेमोक्रेट हैं, सच्चे लोकतांत्रिक हैं, तो आपको हर तबके से, हर फिरके से बात करिए, उनके सामने अपनी बात मजबूती के साथ रखिए, उनकी बात को सुनिए। भाई उनके साथ अगर आज उनकी सरकार है तो ये तो मानना पड़ेगा कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ, हम ही ने तो, हमारे पुरखों ने तो संविधान बनाया था, उसकी एक प्रक्रिया निश्चित की थी, उस प्रक्रिया के तहत सरकारें बनी और सरकारें बिगड़ती हैं। हमें इतना तो भरोसा रखना पड़ेगा कि जिन लोगों ने इनकी सरकारें बनाई है वही लोग उनकी सरकारें बिगड़ाएंगे। हम अपनी बात को मजबूती के साथ रखते जाए। तो मैं बार बार कहता हूं, मेरे तो बहुत सारे दोस्त बहुत ही कटु उनके साथ झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन फिर झगड़े करने के बाद उन कंधे पर हाथ रख के आपस में घूमते रहते हैं। लोग कहते हैं आप क्यों उनके सामने? नहीं। और इससे मुझसे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग भी मुझसे नाराज रहते हैं कि हम इनके साथ क्यों खड़े। मैंने कहा खड़ा होना प्रश्न, दिक्कत तब पैदा होगी जब आप उनके दबाव में आके अपनी बोली बदल लेंगे। जब आप अपनी बोली बदल लेंगे, आपकी बोली में इतना दम होना चाहिए कि आप उनकी बोली को बदल सकें। उनको अपने हिसाब से उनको समझाए कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ये मुल्क को बर्बाद करेगा, ये वो रास्ता नहीं है जिसपे गांधी जी ने हमको रास्ता चलना सिखाया। ये भगत सिंह का रास्ता नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का रास्ता नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का रास्ता नहीं है। ये रास्ता आपको सिर्फ एक ऐसे रास्ते पर लेके जाएगा जहां से वापसी संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि जब आप समझाएंगे तो लोग समझेंगे। और यही बात मैं अपने तमाम पत्रकार साथियों को भी कहता हूं। और मैं जानता हूं कि जो छोटे शहरों में जो पत्रकारिता कर रहे हैं लोग, जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, वह दिल्ली जैसे शहर से ज्यादा खतरा है वहां पे। और आज के जमाने में जब किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, किसी के घर में रात को 12 बजे कोई आ जाए और अचानक गिरफ्तार करके ले जाए, उसको जमानत नहीं मिलती है, ऐसी धारा ही लगा देंगे, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। बहुत संकट। इसलिए आप जैसे एसोसिएशन की सबसे ज्यादा जरूरत वहां पर है। लेकिन मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूं। सरकार के भरोसे अगर पत्रकारिता करेंगे, सरकार के विज्ञापन अगर करेंगे तो फिर आप नहीं कर सकते। और यही आज की पत्रकारिता की सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि बड़े बड़े चैनल रोज आप देखिए, राजस्थान सरकार का विज्ञापन आ रहा है, कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का विज्ञापन आ रहा है, कहीं यूपी सरकार का विज्ञापन आ रहा है, कहीं प्रधानमंत्री जी का विज्ञापन आ रहा है। अब जब करोड़ों रुपए का विज्ञापन वो दे रहा है, तो आप जब उनके खिलाफ खबर करते हैं तो एक ही फोन आता है कि विज्ञापन लेना है या नहीं लेना है। तो आपको लगता है कि अरे 10 करोड़ रुपए तो वापस चले जाएंगे, फिर आप क्या करें? फिर क्या? हालांकि मैं जानता हूं कि छोटे शहरों में बहुत अखबार चलाना बहुत मुश्किल काम है, विज्ञापन आपको कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। हम लोग भी सत्य हिंदी चलाते हैं, लेकिन हमने कॉन्शियसली यह फैसला किया है कि हम सरकार का विज्ञापन नहीं लें। ये हमने तय किया और नहीं हमें लेना है।
क्योंकि हम जानते हैं जिस दिन वो होगा उस दिन हमारे ऊपर भी दबाव आएगा। और फिर उस दबाव क्या है कि लालच भी एक चीज होगी ना। आप जब आपके खींचे से 10 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए या 10 पैसे निकलने का खतरा पैदा हो जाता तो फिर आदमी कहता है छोटी सी तो बात है, मान लो 10 पैसे आ जाएंगे जेब में, दिक्कत वहां पे पैदा हो जाती। मैं सोशल मीडिया की आप लोगों ने बहुत तारीफ की, लेकिन सोशल मीडिया में भी एक दिक्कत है जो मैं बार बार, बीच का कोई रास्ता ही नहीं आ सकता। या तो आप इधर हैं या उधर। हम अपने इकोसिस्टम में बात कर रहे हैं, वो अपने इकोसिस्टम में बात कर रहे हैं। वो संख्या बढ़ती नहीं। 10 लोग इधर खड़े, आप 10 लोगों को मुखातिब हैं, 10 लोग उधर खड़े, आप 10 लोगों को मुखातिब हैं। दिक्कत, प्रॉब्लम क्या है कि ये 10 लोगों में से 5 लोग अगर इधर आ जाएंगे तो ये पलड़ा झुक जाएगा और ये पलड़ा भारी हो जाएगा। जिस दिन ये पलड़ा भारी हो गया उस दिन आपकी जीत हो जाएगी। लेकिन हम अब उनके बीच में बात करते हैं, वो उनके बीच में बात करते हैं। हम लोगों की, मुझे लगता है कि हम पत्रकारों की एक कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमको सच लगता है उसको एज इट इज कहें, बिना ये सोचे हुए कि इनको बुरा लग रहा है या उनको बुरा लग रहा। हो सकता है मेरी बातों को सुनकर आज जो लोग थोड़े से गुमराह हैं बात समझ में आए, उनको लगे बात तो सही कह रहा है, हो सकता है इधर से इधर आ जाए। लेकिन जब हम सब एक ही फिरके को संबोधित करके बात करते हैं तो फिर वो फिरके अलग अलग हैं और उनके बीच में कोई संवाद नहीं है। तो वो जितने इनके साथ है उतने उनके साथ। अगर इनमें से इधर कोई एक आ जाए, अगर ये कोशिश हम कर सकें, हमारे ख्याल से हमारी पत्रकारिता काफी आज के जमाने में थोड़ी सी साथ है। मेरी इस बात को कोई मानता नहीं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम क्या बात करते हो, उनसे कैसे बातचीत हो सकती है। मैंने उनसे कैसे बातचीत, मैंने कहा बातचीत के अलावा अगर कोई दूसरा रास्ता तो बता दीजिए मुझे। कोई रास्ता नहीं। और आज एक भाई फलस्तीन और इजराइल को भी बातचीत करनी पड़ती, भारत और पाकिस्तान को भी बातचीत करनी पड़ती। नहीं करनी पड़ती हो तो बता दीजिए। और जो बातचीत नहीं कर रहे हैं उन मुल्कों का हाल देख लीजिए, वहां क्या हालत है। गांधी जी के आजादी के लड़ाई में जिस एक शख्स ने सबसे ज्यादा आलोचना की और क्या क्या नहीं कहा उनको, वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। और 1932 में जब पूना पैक्ट, जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही तो गांधी जी ने उसका विरोध किया कि नहीं ये तो नहीं होगा। गांधी जी आमरण अनशन में बैठ गए। तो लुई फिशर की एक किताब है जिन्होंने भारत की आजादी की पूरी बारे में बातचीत की है। उन्होंने कहा कि कोई एक शख्स था, ये उनकी टिप्पणी थी जो मुझे लगता है कि सही नहीं थी, लेकिन उन्होंने टिप्पणी की थी कि गांधी जी के जो ये इंडेफिनिट आमरण अनशन था, कोई एक शख्स था जो उनकी मौत की कामना कर रहा था, तो वो थे बाबा साहब। ये उनकी टिप्पणी उस किताब में है। लेकिन दोनों लोग बैठे, तमाम मतभेद थे, खूब नोक-झोंक हुई, लेकिन ये तय हुआ कि आरक्षण हम कुछ रास्ते उन्होंने छोड़े, कुछ उन्होंने छोड़े, आरक्षण में बात हो गई। और जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो गांधी जी ने कैबिनेट के लोग जवाहरलाल नेहरू को बुला के कहा कि एक ही आदमी है जो देश का संविधान बना सकता है, उनका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर, जाके खोज को लेकर उनको लॉ मिनिस्टर। तो गांधी जी का भी दिल तो छोटा हो सकता था ना, लेकिन दिल उन्होंने बड़ा किया। तब जब फिर उन्होंने कहा कि आप हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी रखिए,